नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आज बहुत खास व्यक्ति आए हैं। खास क्यों है? क्योंकि अनूप है। अनूप जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वो अपने आप में अकेले हैं। और अनूप जी सुल्तानपुर के हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि अनूप जी को अनूप जी के नाम से जितने लोग जानते हैं, उससे ज़्यादा अनूप संडा के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि संडा क्या है। हुआ यूं, इसकी कहानी है कि अनूप जी के पिताजी थोड़ा बचपन में शरारती थे, तो घर वालों ने इनका नाम रख दिया। और लोहिया आंदोलन में बड़े प्रखर लोहियावादी थे और लोहिया जी के साथ जुड़े रहे। और लोहिया जी की पहली गिरफ्तारी सुल्तानपुर से ही हुई थी, तो वो पिताजी भी उस समय सहभागी थे, जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी। तो पिताजी के नाम को जो उपनाम जो घर वालों ने निक नेम दिया हुआ था, लोहिया जी जाति पाति तोड़ना चाहते थे। तो जाति पाति तोड़ने के क्रम में उन्होंने कहा, यार ये सेठ वेठ हटाओ अपने नाम के आगे से। तो उन्होंने अपने बचपन का नाम एडाप्ट कर लिया। तो इसी कारण से पिताजी का नाम आपने अनूप जी ने भी एडाप्ट किया। तो अनूप संडा साहब हैं। अनूप संडा साहब विधायक रहे हैं 7 से लेके 17 तक सपा के टिकट पर। और लोहियावादी अगर जो है आपका संस्कार है और लोहियावादी आपका परिवार है, तो सपा इज़ द बेस्ट पार्टी। तो आप सपा में रहे हैं, तो मिलिए हमारे दर्शकों अनूप जी से। नमस्कार। तो अनूप जी, जात पात तोड़ने की बात पे आपका नाम जो है अनूप सेठ नहीं बचा। अब आप लोग जात पात पे ही उलझे हुए हैं। आप के ऊपर आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है कि साहब आप लोग जात पात वाले हैं। तो ये असत्य आरोप है जी। जाति में उलझने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा अपने स्थापना काल से रही है जी वो विचारधारा ये रही है कि समाज का जो वंचित तबका था, जी जिनको हजारों साल से धर्म की आड़ लेकर के संपत्ति से, जी शिक्षा से, जी मानव होने की गरिमा और मर्यादा से और एक मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया। जी। और भारत देश का आप जानते हैं कि यहाँ की आबादी का एक करीब 80% हिस्सा उस समाज से आता है। जी उनको उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जी समाजवादियों ने ये माना था कि भारत देश की सही मायने में तरक्की तभी होगी, प्रगति तभी होगी और अपने उत्थान को तब प्राप्त करेगा जब पूरे समाज का विकास होगा। जी। डॉक्टर लोहिया ने अपने किसी भाषण में कहा था जी कि अगर गाड़ी का एक चक्का ट्रक का हो जी और एक चक्का ट्रैक्टर का हो जी, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। समाज की हर धुरी अगर बराबर से गति पाएगी और बराबर की समानता होगी, जी तब समाज के प्रगति की गति और समाज की एकता बेहतर होगी। इसलिए समाजवादी विचारधारा के लोगों ने डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जी सबसे पहले आज़ादी के बाद ये नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। जी। और उस नारे को सबसे ज्यादा ताकत के साथ लगाने वाले जो लोग थे, स्वर्गीय लोक बंधु राजनारायण जी, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, स्वर्गीय रवि राय जी, स्वर्गीय मधुली में, जी। ऐसे दर्जनों मतलब जो सपा के जो अग्रिम पंथ जो के सोशलिस्ट विचारधारा हाँ के, जो अभी भी सोशलिस्ट हाँ पार्टी उस समय थी और सपा उसके नहीं जो था। नेता थे, जी ये सारे लोग समाज की उन जातियों से नहीं आते थे जिनको हम पिछड़ी जात कहते हैं। जी। ये उस समाज से आते थे जिनको भारत की भाषा में द्विज समाज कहा जाता है। लेकिन अपनी मानवीय सोच और लोहिया विचारधारा से प्रभावित होकर के उन लोगों ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। तो अगर जातिवाद की बात होती जी तो सिर्फ एक जाति को हम जोड़ने की बात करते या कुछ जातियों को जोड़ने की बात करते। जी जी जी। हमारे विचार से जो लोग प्रेरित थे जी समाजवाद की उस अवधारणा से और उस आदर्शों से, उनको मिला करके
आगे चलने की बात हुई और उसमें ये लगा कि अगर पिछड़ों को उनका अधिकार मिलेगा तो समाज की बेहतरी होगी। हाँ, इस देश की समाज एकता- का सर्वांगीण विकास होगा। तो इसमें प्रयास तो आप लोग के जारी रहे, लेकिन प्रयास आपके फलीभूत तो तब हुए जब कमंडल के बदले में मंडल लाए बीपी सिंह। उसके पहले तक तो आपके वैचारिक आप लोग सोचते थे, विचार में था, लेकिन व्यवहार में तो मंडल कमीशन आने के बाद ही हुआ। तो कहीं न कहीं से आप लोग को या पूरे समाजवादी आंदोलन को कहीं न कहीं से विश्वनाथ प्रताप जी का कृतज्ञ होना ही पड़ेगा। नहीं, विश्वनाथ प्रताप जी ने जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की उसके बारे में निश्चित तौर पे हर वो व्यक्ति जो उस मंडल आयोग की सिफारिशों के पक्ष में था उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा। मगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो बीपी मंडल साहब थे, जी, बीपी मंडल साहब भी लोहियावादी थे जी, तभी तो उन्होंने मंडल रिपोर्ट कमीशन बनाई। और वो संघर्ष जो डॉक्टर लोहिया ने किया था, मैं आपको एक उदाहरण याद दिलाना चाहता हूँ कि जी, डॉक्टर लोहिया का कहना था कि समाज के जातिगत तौर पर या आर्थिक स्तर से छोटे व्यक्ति के अंदर भी आत्मविश्वास पैदा किया जाए जी, कि समाज की ऊंचाई और शिखर पर खड़े हुए लोगों के सामने वो सीना तान करके खड़ा हो सके। उसी क्रम में ग्वालियर की राजमाता के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक संसदीय चुनाव में वहां की एक सफाई कर्मी महिला को खड़ा किया, चुनाव किया था, सुक्खो रानी नाम की जी, और वो बड़ा नारा रानी बनाम मेहतरानी है इस तरीके का नारा लोगों ने दिया था। तो डॉक्टर लोहिया ने हमेशा ये चाहा कि हम लोगों को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दें और उस क्रम में आप जानते हैं कि मंडल सिफारिशें लागू होने के पहले हमारे लखनऊ के बगल के ही बाराबंकी के स्वर्गीय राम सेवक यादव जी बड़ा नाम थे, कई बार सांसद रहे, कर्पूरी ठाकुर जी और ऐसे बहुत से नेता जो जातिगत तौर पर पिछड़े समाज से आते नहीं, नेता तो थे, लेकिन जनता को जो आम यादव है, आम दूसरा जो है इसी तबके का आदमी है, पिछड़े वर्ग का, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट को तो मिल गया बहुत पहले शुरुआत में ही, और जो पिछड़ों को मिलने में बहुत समय लगा। लेकिन एक चीज़ आप कहीं न कहीं से ये देखिए कि अगड़े पिछड़े का और बनिया और ठाकुर और ब्राह्मण और यादव और जो है आपके बहुत सारे नाम हैं, जैसे पटेल लोग होते हैं, कुर्मी समुदाय के हैं, कुशवाहा हैं, निषाद हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठाकुर महासभा, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा और इस तरह की सभा होता है। तो समाज को क्या हम लोग जात पात करके, देखिए देश के हर नागरिक का विकास होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन क्या टुकड़े टुकड़े में अगर हम लोग जो है एक दूसरे को एक दूसरे से अलग नहीं कर रहे हैं कहीं ये जात पात के चक्कर में? देखिए मैं बताता हूँ आपको जी, मेरी समझ प्रकटतया ये बातें बिल्कुल वाजिब लगती हैं जो आपने कही जी, लेकिन इस बात से संभवतः आप भी सहमत होंगे कि भारत देश में और खास करके भारत देश के हिंदी भाषी प्रदेशों में जी, जाति बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, चुनावी राजनीति को लेकर के भी और हमारे रोजमर्रा के सामाजिक जीवन को लेकर के भी। आज भी हम आप जब 21वीं सदी में जा रहे हैं और देश के बारे में कहा जाता है कि हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए, आज भी इस देश में ऐसा होता है कि दलित समाज का कोई सेना का जवान या सीआरपीएफ का जवान अगर अपनी शादी पे घोड़ी पे बैठ करके जाना चाहता है जी, तो समाज के ही कुछ प्रभुत्व प्राप्त लोगों को उससे तकलीफ होती है और पुलिस लगा करके उसकी बारात निकालनी पड़ती है। नहीं, ये रेयर घटना है, ये रेयर है, लेकिन ये मानसिकता जीवित है, मानसिकता है। और अगर जो है आपकी बात एकदम सही है कि लेकिन इट इज़ वेरी रेयर। मैं बिल्कुल मानूँ, देखिए चीज़ें हमेशा बदला करती हैं जी, कानूनों से। जी, आपको याद होगा और आप भी जानते होंगे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि 1865 के पहले भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान जी, हिंदुओं में भी बहुपत्नी प्रथा थी। हाँ थी ही, वो तो और आपका हिंदू बिल तो स्वतंत्रता के बाद आया। अगर पुराने
उपन्यासकारों को, मुंशी प्रेमचंद को या और भी उस समय के उपन्यासकारों पढ़े तो बहुत से ऐसे चित्रण उसमें मिलते हैं कि लोगों की कई पत्नियां थी और बड़े सहज भाव से लोग रहते थे और समाज में सम्मानित भी थे। लेकिन एक कानून बना तो अगले कुछ समय में परिवर्तन ये आया कि बहुपत्नी प्रथा को त्याज्य और हे माना जाने लगा और खत्म ही हो गई। उसी तरीके से जैसे हरिजन उत्पीड़न अधिनियम आया, कानून बना, उन कानूनों से जाहिर बात है उनका दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, लेकिन उन कानूनों के बनने के बाद जब आपने कहा कि घटनाएं छिटपुट हो गई हैं, वो मानसिकता कहीं ना कहीं कानून के भय से उसमें कमी आई या उनकी आक्रामकता कम हुई, लेकिन समय समय पर वो चीजें कहीं ना कहीं उभर करके आती हैं। अच्छा, दूसरा पक्ष इसके अलावा मेरे ख्याल में है कि मार्क्स ने भी कहा है और कुछ हद तक लोहिया भी मानते हैं और हम सब लोग मानते हैं कि मनुष्य की परिस्थितियां उसके व्यक्तित्व का निर्माण और उसकी परिस्थितियों का निर्माण उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। आज मेरा राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में और पूरे घूमना होता मैं कई बार लोगों से गांव में किसी जाता हूं तो वहां पर ये सवाल करता हूं कि आपके समाज में जो हमारी पार्टी जिसको पीडीए समाज कहती है, पीडीए कहती है, कि पीडीए के क्या आबादी होगी, तो कहीं 80%, कहीं 82%, कहीं 85%, कहीं 90%। नॉन पीडीए की आबादी 10%, 12%, 15%। जब मैं ये पूछता हूं उनसे कि तुम्हारे गांव में जल, जंगल और जमीन 80% आबादी के पास कितनी फीसदी जमीन है, तालाब और उन पर तुम्हारे गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना है, ये बात तथ्य आता है कि जो 10% लोग हैं उनके पास संपत्ति का 80% हिस्सा, और जो समाज के 90% लोग हैं या 85% लोग हैं उनके पास जमीन का और संपत्ति का 20% हिस्सा। तो जब व्यवस्थागत आधार पर ही आपने धर्म की आड़ लेकर के एक व्यवस्था बना दी कि संपत्ति पर, सम्मान पर, शिक्षा पर कुछ अधिकार रहेगा, अधिकार रहेगा, तो जाहिर बात है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे आपके जीवन का साल 2 साल किसी समाज के जीवन का मिनट 2 मिनट के बराबर होता है। तो हजारों साल में कुछ लोगों को शिक्षा और उनके अधिकारों से वंचित करके उस मानवीय गरिमा को भी, उनके अंदर के अधिकारों और हक के प्रति जो चेतनता होनी चाहिए उसको भी दबाया गया, वो दबी, और उनके आर्थिक अधिकार छीने, शिक्षा छीनी, तो वो कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ी सामाजिक स्तर पर गैर बराबरी हो गई। शिक्षा में वो आगे, संपत्ति में वो आगे, सम्मान में वो आगे, श्रम करने वाली जातियों को हे बना दिया गया, श्रम का मूल्य और मुनाफा खाने वालों को आदरणीय बना दिया गया। तो इन चीजों से मुझे लगता है 5000 सालों से चली आ रही व्यवस्था ने अंत में ये परिणाम डाला कि धीरे धीरे समाज को, या समाज के कुछ डॉक्टर अंबेडकर हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए, या बहुत से ऐसे लोगों को लगा कि अब कुछ व्यवस्था किए बगैर, कोई रास्ता दिए बगैर इस गैर बराबरी को दूर नहीं किया जा सकता। और आज उसी का परिणाम है कि मंडल आयोग बना और आज सामाजिक न्याय का आंदोलन दिन पर दिन बढ़ रहा है, लोगों में चेतनता आ रही है और लोग अपने अधिकारों और सम्मान के प्रति सचेत हो रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो किसी कानून से नहीं हुआ, कम से कम मैं नहीं मानता हूं कि किसी कानून से हुआ। आपके पास कोई तर्क और कोई तथ्य हो तो आप बताएं कि जैसे ये मंडल आयोग आने के कारण अन्य पिछड़ी जातियों का सम्मान नहीं बढ़ा है, ये सम्मान उनकी कर्मठता से बढ़ा है। आप आईएएस का रिजल्ट देख लीजिए, पीसीएस का रिजल्ट देख लीजिए, ये आरक्षित वर्ग में होते हुए भी अनारक्षित वर्ग के मेरिट में घुस के ये मेरिट जीत रहे हैं। आप यादव को ले लीजिए, सिंगिंग में यादव गाना गा रहा है, बिजनेस में आप देख लीजिए यादव समाज कितना आगे बढ़ा। ये मंडल के कारण नहीं है, ये यादव जो है, यदुवंशी हैं, ये किन कारणों से पिछड़े हैं ये तो जो है ऊपर वाला ही जाने या मुरली वाला जाने, ये तो मुरली वाले के जो है वंशज हैं। तो ये पिछड़े हैं। और देखिए, अभी जो कुछ हुआ 5000 साल में, और अगर जो है आप
किसी समुदाय को, जाति को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जो है, हमने अभी जो है 75वां हमारा बीत गया, स्वतंत्रता के बाद का 80वां आने वाला है, और आखिर हम लोग कितने दिन तक डिवाइड होके, जब तक हम भारतीय कब हो पाएंगे? हम पंडित जी, ब्राह्मण जी, बनिया जी और यादव जी और जो है पटेल जी ही रहेंगे कि कभी भारतीय भी हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये होना भी चाहिए। पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं जो आपने कहा कि प्रतिभा है। प्रतिभा निसंदेह है जी, आप जानते हैं कि भारत के लोकगीतों और लोक नृत्यों में जी, बड़ी शानदार परंपरा और बड़ी विविधता भरी परंपरा रही है। जी, धोबी नाच, यादव का नाच, अलग अलग जातियों के अलग अलग नाच और तरीके बने, नृत्य शैलियाँ अलग अलग थी। तो प्रतिभा की कमी नहीं थी जी, कमी इस बात की थी कि उनको उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए क्या उचित प्लेटफॉर्म और उचित सम्मान मिल पा रहा था। अब एक चीज जरूर ये इस देश में हुई है कि जैसे जैसे तकनीक का प्रयोग हो रहा है जी, तो तकनीक के प्रयोग के माध्यम से, अभी जैसे आपने कहा कुछ यादव बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ, अब हर इंसान को आज के अरे दौर में अधिकार है कि क्रिकेट कोई ऐसा नहीं क्षेत्र है जहाँ पे यादव जो है आज बिल्कुल सुप्रीमेसी में है। और चलिए, आपका सफल उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू जी भला कर रहे हैं यादवों का, वो तो पूरे देश में ही आगे हैं। स्वाभाविक तौर पे जी, मेहनती श्रमशील लोग हैं। जी, जैसे मैंने कहा कि पीढ़ियों के संस्कार जाने में भी समय लगता है, और लोग श्रमशील लोग हैं, तो जो श्रम करेगा वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, लाभ लेगा। जी, तो मेरा कहना है कि प्रतिभा सदैव समाज में, जब मनुष्य पैदा होता है तो सबके अंदर दो हाथ दो पैर सारी चीजें वही होती हैं। परिस्थितियां हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। कहीं बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी और आपने भी जरूर सुनी होगी कि किसी गांव में ऐसा था कि किसी छोटे बच्चे को कोई जंगली जानवर, भेड़िया या कुछ उठा करके लेकर चला गया, और वो बच्चा जंगल में रहते रहते 10, 12, 15 साल बाद लोगों को मिला तो जानवरों के तरीके ही खाता था और जानवरों के तरीके ही रहता था और उसी तरीके से रहता था। तो बड़ा उसको पहले मेलों, ठेलों, सर्कस में इस तरीके के बच्चों को लोग लाते थे। तो परिस्थितियों ने उसका व्यक्तित्व उस तरीके का बना दिया। तो जिन परिस्थितियों ने उनको अपनी बात एक सीमित दायरे में कहने का ही अवसर दिया, अपनी शिक्षा पाने का अवसर नहीं दिया, संपत्ति पाने का अवसर नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास क्षीण होता जी। अब जब से हक की बात उठने लगी, आवाज उठने लगी, अभी जैसे आपने कहा कि मंडल के बाद से या 1995 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जी, तो आज देखिए समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। लेकिन आप 1995 के पहले की स्थिति भी उठा करके देख लीजिए, आप मुझसे उम्र में वरिष्ठ होंगे और आपको जरूर वो चीजें आपको वो चीजें याद होंगी जी जी कि कुछ सीमित ताकतवर लोग, प्रभुत्व प्राप्त लोगों के होती थी। और वो मेरे पिताजी बताया करते थे कि पहले चुनाव में लोग वोट मांगने भी गांव घर दरवाजे नहीं जाया करते। हाँ। कुछ शक्तिशाली गांव के जो प्रभावशाली लोग होते थे उनके दरवाजे पर बैठते थे और वो बुला करके 150 लोगों, भाई देख ऑटो यहाँ पड़े, इस हिसाब से होगा। और जो आपने कहा कि तब सफलता गैर कांग्रेस दलों को नहीं मिली, उसकी एक बड़ी वजह भी थी कि जो प्रभुत्व प्राप्त जातियां थी जी, उनके साथ एक मैंने देखा है बहुसंख्या में जी इतिहास रहा है सत्ता के पीछे जाने का। वो तो मुगलिया सल्तनत के समय से ही है, इतिहास रहा है सत्ता के पीछे जाने का जी। तो जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उनके साथ थे। और आज अगर आप देखें तो एक तथ्य मैं कई बार अपने मित्रों से अपने क्षेत्र में देखता हूं, बहुत से जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है और उसके लोग हैं, तो उनके नेताओं के बारे में जब मैं देखता हूं और उनके बारे में बहुत से, चूंकि राजनीतिक परिवार से मैं था तो बचपन से राजनीतिक माहौल देखा, तो मैं जानता भी हूं जी कि जिनके पिता या दादा कांग्रेस की सत्ता के समय में कांग्रेस के पक्ष में मारपीट करने को तैयार हो जाते थे, आज वही कांग्रेस पार्टी को गाली दे करके और मोदी जी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में मारपीट करने को तैयार है जी। तो या तो उनके पूर्वज गलत थे या वो गलत है। नहीं, देखिए आइडियोलॉजी की अगर आप बात करें तो
कांग्रेस की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी में क्या फ़र्क है। कल को अगर हम लोग ये मान के चलें, चाहे जो भी पॉलिसी आप ले लीजिए, बल्कि इसी बात पे बात ही कर लेते हैं कि अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, मोदी जी हट जाते हैं, तो मोदी जी की ऐसी कौन सी पॉलिसी आप चेंज कर देंगे और नयापन ला देंगे। देखिए, एक जो बड़ा खतरनाक काम हुआ है जी, मुझे लगता है कि किसी भी देश, राष्ट्र और समाज की एकता के लिए सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ है जी, वो समता और बराबरी है। जी, वो सम्मान की समता हो, अवसर की समता हो, आर्थिक समता हो, तमाम चीज़ें। एक पिछले 2014 के बाद से पूरे देश में एक चीज़ जो बड़ी खतरनाक मैं देख रहा हूँ, उसमें कुछ चुनिंदा मीडिया घरानों को भी मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने भी ये काम किया है कि इस समाज में जो खास करके जो भाई भारत बहुलता का देश है जी, हर संप्रदाय हर धर्म के लोग रहते हैं जी, लेकिन जो भारत की सांप्रदायिक एकता जो थी जी, और जो कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब हमारे आपके इलाके में, उस तहजीब को, उस सहिष्णुता को लगातार समाप्त करने का प्रयास हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी परोक्ष रूप से इशारा रहा है, मेरा ये मानना है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा, कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा, जो प्रकारांतर से जी, जिसको आप सबूत के साथ तो नहीं साबित कर सकते, लेकिन समझदार आदमी समझ भी जाता है कि इशारा किस तरफ हो रहा है। तो एक तो जो भारत के जो सांप्रदायिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक एकता थी, उस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास हुआ है। इसकी स्थापना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा, मैं एक आपका सॉरी आपको डिस्टर्ब किया नहीं, हमने। नहीं, ये जो आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, क्या वास्तव में वो थी? मतलब प्रश्न मेरा, गौर करिएगा, जिस सांप्रदायिक सौहार्द की आप बात कर रहे हैं, तो इस प्लेनेट का, जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, जिस ग्रह पे हम लोग हैं, इस ग्रह का सबसे बड़ा नरसंहार, और राष्ट्र के जीवन में 75 साल कुछ नहीं होता, 80 साल कुछ नहीं होता, 47 में इस प्लेनेट का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। और जो कहते हैं कि हिटलर ने जो है 40 के आसपास यहूदियों का जो है नस्लकुशी किया, उससे बड़ा नरसंहार यहाँ पे हुआ। और क्यों हुआ? सिर्फ हम लोग नाम न लेना चाहें तो न लें, और आप लोग समझ सकते हैं कि दो धर्मों के बीच, दो संप्रदायों के बीच, दो मजहब के बीच एक देश धरती माता के टुकड़े हुए, तो कैसे था, कहाँ था वो सौहार्द? अगर टुकड़े नहीं होते तो हम मानते, हम लड़ते झगड़ते और साथ रहते तो मानते। आपका सवाल मैं समझ गया। पता नहीं मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे बात आपके चैनल पे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा चैनल मोदी जी मन की बात चाहे जहां करे। मैंने इसलिए कहा जी कि राजनीति में कई बार साहस के साथ कही गई बातों की के बड़े गलत परिणाम निकाले जी जाते हैं। जी, लेकिन हमारे गुरु जो राजनीति के गुरु थे जी हैं समाजवादी नेता श्री रघु ठाकुर, जिनसे हम लोगों ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की, ककहरा सीखा। वो एक शेर उनके कमरे में लिख करके लिखा हुआ, दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां थी जी, कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बाद कहने की आदत नहीं रही, और हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर कभी खुदा की इनायत नहीं रही। क्या बात है। तो ये जो जमीन के खुदा लोग हैं, हाँ। जमीन के भगवान लोग जो हैं, ये कई बार सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि धर्म जब संस्थागत रूप ले लेता है जी, और किसी धर्म की एक लंबी जब परंपरा हो जाती है, तो उस धर्म के अनुयायियों को उकसाने, बहकाने, उग्र करने के लिए धर्म से आसान कोई रास्ता नहीं हो जाता।
जी। और मैं तो उसमें यहाँ तक मानता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की एक चाल थी। सर देखिए, आप मेरी बात पूरी हो जाने देंगे तो शायद ज़्यादा बात मैं साफ कर दूँ। जी। अंग्रेजों की ये चाल थी, क्योंकि इस बात को आप भी जानते हैं और अभी आपने कहा कि अगर आज हमारे देश के 3 टुकड़े नहीं हुए होते जी। तो आबादी के लिहाज से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी हम शायद दुनिया के सबसे बड़े देश होते। जी। आबादी के हिसाब से अभी भी हैं, लेकिन क्षेत्रफल और बहुत सी हाँ। हमारी सीमाएं कम से कम 8-10 देशों से और मिलती। ये सारी चीजें फर्क हो। आप याद कीजिए जी कि सबसे पहले इस देश में द्विराष्ट्रवाद की बात एक ऐसा व्यक्ति शुरू करता है जी। जो व्यक्ति कभी स्वतंत्रता सेनानी रहा था, जी। लेकिन अंग्रेजों की जेल से माफीनामा पा करके छूटने के बाद जी। वो आदमी 1923 में पहली बार अपने भाषणों में कहना ये शुरू करता है, आपने इशारे में कहा, मैं खुल करके कह रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग संस्कृतियाँ और 2 अलग राष्ट्र हैं। इनके परंपराओं, सभ्यताओं और तौर तरीकों में जी इतनी विभिन्नता है कि ये कभी भी एक राष्ट्र के तौर पर शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रह सकते। जी। ये पहली शुरुआत होती है जब हिंदू महासभा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नाम आप समझ गए। हाँ, सावरकर जी नाम लीजिए, तो मैं भी उधर से नाम लूंगा जिन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने शुरू किया। क्रिया की प्रक्रिया भी होती है, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटने वाला होता, क्योंकि सत्ता का लालच और धर्म के मूल को न समझने वाले लोग, क्योंकि धर्म का एक तथ्य ये भी हमको समझना चाहिए कि धर्म का हमेशा राजनीति ने खूब इस्तेमाल किया। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब लोगों की बढ़ी तो उसके जवाब में दूसरी तरफ से भी दुराष्ट्रवाद की बात आने लगी, और ये एक संघर्ष शुरू हो गया जिसमें ये आज भी आप भी जानते हैं, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का एक चरित्र चला, जिसके ऊपर सत्ता लोभ जी, अंग्रेजों की कूटनीति, कुछ लोगों की नासमझी, कुछ लोगों की मक्कारी, कुछ लोगों के षड्यंत्र, इन सारी चीजों ने मिलकर के इस देश को मटिया मेट कर दिया किया, और इस देश का विभाजन हुआ। और ये सही बात है कि वो इतिहास का बड़ा काला पन्ना है। सर सावरकर जी प्रतिक्रिया में थे कि क्रिया में थे? बहुत बढ़िया सी लाइनें हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लिखने वाले कौन थे? अल्लामा इकबाल थे। अल्लामा इकबाल थे। और मैं खास तौर से, जो लोग नहीं जानते और ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, इस भारत को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ इकबाल साहब का था। वो कविता में जितने बड़े थे, उसी ढंग से वो अगर बड़े रहते अपने वास्तविक जीवन में, तो ये 2 देश नहीं होते। अच्छा, जिन्ना साहब कहाँ थे? जिन्ना साहब कांग्रेस में थे। इसी प्रयागराज के अधिवेशन में पहली बार 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो है इकबाल साहब के जरिए पेश हुआ। और सर 1 मिनट के लिए बस, और जिन्ना साहब सीधे इंग्लैंड में जाके बैरिस्टर बन गए थे, और बैरिस्टर बनने के बाद बढ़िया अपनी वकालत चला रहे थे, कांग्रेस के सदस्य थे। इकबाल साहब ने उनको इंडिया लेके आए और उनको जो है लगाया इस काम पर कि आप साहब जो है कांग्रेस छोड़िए, मुस्लिम लीग में आइए और आके देश को बंटवाइए। ये वास्तव में अब उसके प्रतिक्रिया हुई होगी। बहुत से जो है लोग थे, सावरकर जी का नाम आप लेना चाहें, बिल्कुल ठीक है। तो और एक थ्योरी कहीं न कहीं से हिंदुओं के भी मन में आया कि साहब 2 ही देश हो जाएं तब भी अच्छा है। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ये हैं सर कि हालांकि इसके बाद आप बात ठीक कह रहे हैं कि घाव तो विभाजन के तकरीबन भर गए थे। हम लोग 47 में के पहले जो है विभाजन हुआ और 30 से ही दंगे वंगे चालू हो गए थे, 20 से दंगे चालू हो गए थे। और हमारे ट्यूशन पढ़ाने एक हक साहब आया करते थे, और हम लोग जो है बच्चे थे छोटे छोटे, तो
मेरे ख्याल में 59 में तो हम पैदा हुए, तो 65, 66, 67, इवन 70 आने से पहले हम लोग उनके कंधे पे जो है कूद कूद के खेलते थे, वो हमको गणित पढ़ाते थे और रोज़ मारते थे। तो और अगर एक दिन ना आए तो बड़ा अफसोस होता था। हम लोग को नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने का मन नहीं करता था कि हक साहब आते होंगे, हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो घाव भरा था, लेकिन ये घाव जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 14 के बाद खरोचा गया है। इसके अलावा कुछ विशेष नहीं हुआ। आप भी जानते हैं जी कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनको कुरेदने से कैंसर और नासूर बन जाएगा। जी जी। और मैं आपको डॉक्टर लोहिया की कही एक बात याद दिलाना चाहूँगा। उनके भाषणों के आधारित कई पुस्तिकाएं बनी जी। और एक उनका भाषण बड़ा मशहूर होता है, जिसके ऊपर एक छोटी पुस्तिका बनी है, हिंदू बनाम हिंदू के नाम से। जी। उसमें एक जगह डॉक्टर लोहिया ने लिखा है कि भारत के 5000 सालों के इतिहास में जी उदार हिंदुत्व की शक्तियों में और कट्टर हिंदुत्व की शक्तियों में बराबर संघर्ष चलता रहा। हाँ, हमेशा। अगर आप उसके विस्तार में जाना चाहेंगे तो उसकी भी बात मेरी जानकारी में कहूँगा। संघर्ष चलता रहा। हाँ। और अपनी नियत में कट्टर हिंदुत्व कैसा भी रहा हो, लेकिन परिणाम के रूप में जब जब कभी वो ताकत में आया है और सत्ता में आया है जी। तो उससे भारत का नुकसान ही हुआ है, कभी फायदा नहीं जी। और इस बात को आप इस हिसाब से देखिए। अभी आपने कहा जो ट्यूनिशियन थ्योरी और इकबाल साहब की बात की और जिन्ना की बात की, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जिन्ना तो एक तरीके से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं थे। हाँ हाँ, दारू पीते थे, सुअर खाते थे। हाँ, शादी भी उन्होंने एक पारसी महिला से की। जी। मेरा सवाल यह है कि एक बहुसंख्यक समाज, जो उस समय में भी समाज का करीब करीब, जितना मेरी याददाश्त है, शायद आज़ादी 1947 में विभाजन के पूर्व भारत में बहुसंख्यक आबादी 69.5% के आसपास थी और 23.5 से 24.5% आबादी मुसलमानों की थी और बाकी अन्य समाज थे। 69% वाला समाज और उसका एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय तो पूरे देश क्या पूरे विश्व 33 करोड़ जनसंख्या में 5 करोड़ मुसलमान थे। एग्जैक्टली ऐसे ही भी होता। तो ये बात सावरकर ने अगर उठाई जी। तो कोई तर्क उनके पास भी तो होना चाहिए। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि प्रक्रिया हुई। हाँ। और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो सब में होती हैं, हम में भी होंगी, आप में भी हो सकती हैं, जो लोग और हमारे मित्र बैठे हैं उनमें भी हो सकती हैं। बुरे होना कोई बुरी बात भी नहीं, लेकिन वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समाज को इस बुरी तरीके से नफरत पैदा कर देना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अब जैसे जो बात आई, जो सावरकर जी की मैंने बात की, भाई मुगल तो हिंदुस्तान में 1526 में आ गए थे जी। और उसके पहले से भी इस्लामिक, हाँ हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ जो है, फिर उसके बाद कुतुब मीनार गड़ गया था हिंदुस्तान की छाती पे। उसके पहले हाँ वो थे था भाई। बाबर तो जब हिंदुस्तान में आए तो इब्राहिम लोदी को हरा करके आया ना। किसी हिंदू शासक को हरा के नहीं आया जी। तो एक इस्लाम के मानने वाले ने दूसरे इस्लाम के मानने वाले को हरा करके किया। लेकिन 1526 से लेकर के और 1947 करीब करीब 400 सालों में जी क्या इतना ज्यादा वैमनस्य था समाज में कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह पा रहे थे, या उन चीजों को कुछ अतिरेक और अतिशयोक्ति के रूप में उभारा गया और उन चीजों को प्रचारित किया गया? मेरा यह मानना है कि धर्म अपने मूल में जो कोई भी महापुरुष उसका परिवर्तन करता है जी, उसके विचार, उसकी नीयत बहुत साफ और बड़ी दूरदर्शी और बड़ी दूरंदेशी होती है। लेकिन जब वो धर्म संस्थागत रूप लेता है, कोई भी धर्म, तो कहीं ना कहीं उसमें जड़ता, कट्टरता और संकीर्णता समय के साथ साथ लाने का काम प्रायः धर्मगुरु करते हैं और वो चीजें हर जगह आई। तो धर्म का नाम लेकर के जब भड़काने की बात शुरू हुई तो क्रिया प्रतिक्रिया सारी चीजें आ गई, उसका चेन चल रहा है। हाँ, चेन चल रहा है, बिल्कुल। तो मेरा यह मानना है कि वो 1947 की बात थी जी। अंग्रेज भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल थे जी। आज 75 साल बाद
हमको उन घावों को कुरेदने की या किसी देश के 15.5% आबादी के लोगों को यह एहसास कराने की बार बार जरूरत क्यों है कि मतलब उनको कमतरी का एहसास क्यों? हाँ, एहसास कमतरी जिसको कहते हैं, एहसास एहसास कमतरी आप क्यों कराना चाहते हैं? इसलिए कि आप चाहते हैं कि समाज का एक वो तबका जो तबका धर्म का मतलब अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना समझता है, वो हमारे इस कट्टरपंथी बयानों से, कार्यों से हमसे प्रभावित हो और हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। अच्छा, अब मान लीजिए, ये तो इतिहास में जाएंगे तो इतिहास तो गहरा कुआं है, उतरते जाइए तो बहुत अंदर तक चले जाएंगे। मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, तो जो मोटी मोटा राजनीतिक कार्यकर्ता तो मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं कौन सा इतिहास पढ़ा हूँ, लेकिन इतिहास जानना बहुत जरूरी है और जाना चाहिए। अब सर ये बताइए कि मान लीजिए आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप इस सरकार की व्यवस्थाओं को से संतोष आपको नहीं होगा, और ये होता भी है। अगर योगी जी को हट जाएंगे, मान लीजिए अगला चुनाव 29 में है और योगी जी जो कार्य कर रहे हैं आप सत्ता में आएंगे, तो इसमें से क्या क्या बदल देंगे? क्या क्या खराब चीज़ें हो रही हैं इसको बंद कर देंगे और क्या क्या नया चीज़ आप शुरू कर देंगे? मैंने एक दिन किसी चैनल पर चर्चा में कहा था जी कि सरकार के दो काम हैं जी, घोषणा और जांच। जी, तो घोषणा का पहला अक्षर हाँ, घ, और जांच का दूसरा अक्षर मिला दीजिए तो उसको घोंचू भी कहा जा सकता है। अच्छा, ये 100% घोंचू सरकार है जी। आप सोच करके देखिए, इसी प्रदेश में 2023 तक हर वर्ष इन्वेस्टर समिट हुई जी, और इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े दावे हुए कि साहब पूरा प्रदेश अब हाँ, 30 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 40 लाख, मतलब वो मुझे लगता है कि एक प्रतियोगिता चल रही थी कि कौन कितनी लंबी फेंक लेता, जिसको अपने आम बोलचाल की भाषा में कितनी लंबी कौन फेंक लेता। और 2023 के इन्वेस्टर समिट के पहले मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक बयान पढ़ा जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक डिफेंस समिट भी हुई थी यहाँ पर। जी, 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 तो उन्होंने कहा, उस बयान में उन्होंने तथ्य बताए थे कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने का MOU साइन हुए थे जी, और 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में आ चुका है। जी, यानी 50,000 करोड़ का MOU साइन करने वाली सरकार 3 साल में 2,500 करोड़ का परियोजनाओं को जमीन पर उतार सकी, यानी वो प्रतिशत निकालिए तो 5% हुआ। तो ये इस सरकार की सच्चाई है कि घोषणाएं और दावे जो हैं उनका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। और दूसरा जो उनका अंदाज है शासन करने का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जी, वो अंदाज एक लोकतांत्रिक नेता का नहीं है। अच्छा, उनकी भाषा एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की गरिमा के सर्वथा विपरीत भाषा है। जी, उनका जो काम करने का तरीका है आप भी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं। जी, थानों से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के तहसीलों तक इस स्तर का भ्रष्टाचार व्याप्त है जी, कि बगैर पैसे के कोई सुनवाई नहीं हो रही, दावा कोई कुछ भी करता रहे। एक और बड़ी चीज क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय जनप्रतिनिधिगण, जी, हम लोग भी विधायक रहे हैं, सरकार में रहे हैं, सरकार के बाहर भी रहे हैं, हमारे नेता हम लोगों पे बराबर ये दबाव डालते थे कि आप जनता के बीच हैं कि नहीं हैं, जनता की बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, कहीं अपवाद हो तो अलग बात है, आप आम तौर पे जनता से पूछ लीजिए कि आपके जनप्रतिनिधि जो सत्तारूढ़ दल के हैं उनसे आप कैसा संपर्क है, किस तरीके का संपर्क। जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से जनता की समस्याओं से 100% उदासीन है, बल्कि उपेक्षा भाव दिखा रहे हैं। और सत्ता में मदान होकर के बहुत से मंत्री, बहुत से कार्यकर्ता, नेता, अरे विधायक जो भी जिस लेवल पे है। हाँ, अब अभी मुझसे किसी ने सवाल किया परिवारवाद एक दिन, हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए
कि किसी कैबिनेट मंत्री के जी पुत्र का दौरा किसी जनपद में जब होना हो जी और उसका प्रोटोकॉल उस मंत्री के ऑफिस से जारी हो, जी इससे बड़ा परिवारवाद का कोई उदाहरण हो सकता है क्या? जी जी लेकिन ये इस सरकार में हो रहा है, जो सरकार कहती है कि हम परिवारवाद को समाप्त करना चाहते हैं। अच्छा, तो देखिए, जातिगत समीकरण आपके पक्ष में है, पीडीए जिसकी आप बात करते हैं वही बहुसंख्यक है। मुसलमान आपके साथ जुड़ा ही है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि कहीं और जाए, फिर आप काहे हार जाते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई दरअसल राजनीतिक नेताओं से ज्यादा अभिनेताओं से। अच्छा। ये भाजपा के जितने भी बड़े चेहरे हैं जी, तो मैं नेता से ज्यादा अभिनेता मानता हूँ। अच्छा इवेंट मैनेजर मानता हूँ। अच्छा। और भारत की राजनीति का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है जी कि यहाँ मूलभूत सवालों से ज्यादा भावुकता के सवालों पर जी वोटिंग होती है। तो हमेशा हर चुनाव में मैंने देखा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में आप कभी सुल्तानपुर आइएगा तो देखिएगा जी, लोग कहते भाई मिलने में अनूप संडा से अच्छा कोई नेता नहीं है जी, सहजता में अनूप संडा से अच्छा कोई नेता नहीं है जी, सबकी बात सुनने में अनूप संडा से अच्छा कोई नेता नहीं, क्षेत्र में रहने में उनसे अच्छा कोई नेता नहीं। जी। लेकिन क्या है साहब, अब देश की बात है जी, अब देश देखना है, देश देखना है तो मोदी जी को वोट दीजिए। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया जी कि संपूर्ण विपक्ष, हाँ, और उस परसेप्शन को क्रिएट करने में बहुत बड़ा हाथ, मैंने कहा था, कुछ चुनिंदा मीडिया, पत्रकारों का भी है, मीडिया हाउसों का भी है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। अभी एक दिन किसी चैनल पर एक डिबेट थी संभल के ऊपर जी, उसमें मुझसे सवाल किया, एंकर ने मुझसे सवाल किया, जी, विपक्ष का, समाजवादी पार्टी, कि साहब संभल के बारे में रिपोर्ट आई है कि संभल में अमेरिकन पिस्टल्स जी, पाकिस्तान के थ्रू स्मगल होकर के आई थी, कैसे आई आप बताइए। तो कहिए कि सवाल हमसे आपको क्यों भारतीय पूछ जनता रहे पार्टी से हैं? करना चाहिए, आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? सुधांशु उपाध्याय से पूछिए। 11 साल से आप दिल्ली में बैठे हैं, 9 साल से उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हाँ। और इसका जवाब अखिलेश यादव और अनूप संडा और दीपक मिश्रा देंगे कि विदेश से पिस्तौल कैसे आ रही है। जी, लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है जी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने वाले लोग अक्सर इस तरीके के सवालों पर भ्रमित होकर के जी, देशभक्ति का पर्याय नफरत को, उग्रता को, असहिष्णुता को, इन चीजों को साबित किए जाने का भी एक मतलब कुल मिला के सारे समीकरण आपके पक्ष में हैं, उसके बाद भी आप चुनाव अगर हार रहे हैं। देखिए, ये सत्य है कि आपने इस बार ज़्यादा सीटें जीती, लेकिन लगातार आप 11 साल से 10 साल कहिए, अभी तो 11वां तो बिना चुनाव चलेगा, आप हार रहे हैं। तो क्या एक अकेला आदमी मोदी इतना बलशाली है कि पूरे विपक्ष को जो वो अकेला लड़ता है? अभी आपने स्वयं कहा कि बीजेपी का नेता कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो भी वो जीत जाता है। तो लड़ कौन रहा है उसके बिहाफ पे? लड़ एक आदमी रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ रहे हैं। श्रेय योगी जी को भी मिलने लगा है थोड़ा थोड़ा कि योगी जी लड़ रहे हैं। तो दो आदमी, प्रदेश में योगी, देश में मोदी, दो आदमी को पूरा विपक्ष मिलके क्यों नहीं हरा पा रहा है? आपने, अगर उन्होंने परसेप्शन क्रिएट कर रखा है, इमोशंस पे खेल रहे हैं, तो आप लोग की स्ट्रेटजी क्यों नहीं कामयाब हो रही है? आप मुद्दे विहीन हैं। अगर आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन आप लेके उड़ जाते हैं कि साहब वोट चोरी हो रही है। आपका उपराष्ट्रपति हार गया, आप कह रहे हैं कि जो है वोट चोरी हो गई। देखिए राजेश जी, उपराष्ट्रपति वोटर चोरी हो गए, वोट नहीं चोरी हुआ है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी चुनाव जीता है, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी ये बट ऑब्वियस है, 90% जीतते ही हैं। आमतौर पे होता है जी, वो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। एक सवाल आपने कहा
और मैं ये भी आपसे स्पष्ट कर दूं कि चूंकि मैं जब तक सक्रिय राजनीति में हूँ, चुनावी राजनीति में, कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा एडिट करके बोल रहा हूँ जी। लेकिन मैंने कहा कि जैसे आपने कहा कि आप तादाद में ज़्यादा हैं, वोटर की तादाद में जिसकी हम लड़ाई लड़ें जी। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि मैंने एक शब्द जो कहा कि धर्म एक बहुत बड़ा हथियार है राजनीति का। जी हमने धर्म को राजनीति का हथियार सर, एक हथियार तो आपके पास धर्म हमेशा से रहा है, वो मजहब आप कहिए, वो लगातार आपके साथ रहा है। कांग्रेस से एक बार आपने उस मजहब को ले लिया अपने हाथ में, कांग्रेस पंडित जी के और मुसलमान के और जो है दलितों के समीकरण पे जीतती रही है। और जब से आपने जो है दलित हथियार ले गई मायावती, पंडित जी चले गए भाजपा के साथ और जो है मुसलमान आपके साथ, ये फैक्ट है सर, बेयर फैक्ट है ये। अगर मुसलमान आपके साथ है, पिछड़ी जातियाँ आपके साथ है, जिसको आप कह रहे हैं कि हिंदुओं में 80% है, तो जाति को कहीं न कहीं से आगे बढ़ाने के पीछे कारण ये तो नहीं है कि साहब हिंदू मत बनो, जात में रहो। नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल सच्चाई को उनके सामने लाना है। जी। ये मैंने एक, आपको याद हो बातचीत की शुरुआत में ही मैंने एक शब्द कहा था कि 5000 सालों से धर्म का पर्दा डालकर एक सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, धार्मिक मान्यताओं के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है। और भारत जैसे देश में धर्म हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। अभी आपने चर्चा की विभाजन की भी उसी आधार पर हो गया। यहाँ जो परिस्थिति है कि वो जिस तरीके से सांप्रदायिक भाषा का उपयोग करके और कुछ चंद मीडिया घरानों की सहायता से ये लगातार परसेप्शन पैदा करने का प्रयास करते हैं। और शुरुआत में तो पिछड़ी जातियां और तमाम लोग भी ये नहीं समझ पाए कि ये हमारे साथ खेल क्या हो रहा है। उनको तो लगा कि भाई एक 10 साल से कांग्रेस थी सत्ता में और अखिलेश जी थे और अब तो कोई बड़ा नया परिवर्तन होने वाला, बड़े ईमानदार और बड़े शुचिता वाले और बड़े शानदार लोग आ गए। अब धीरे धीरे वो कलई भ्रम टूट रहा है, भ्रम टूट रहा है। तो 29 में आप जीतेंगे? मेरा पूरा विश्वास है कि 27 में हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। 27 में और 29 में सेंट्रल में भी बनाएंगे। इस बार भी थोड़ी ही कसर 24 में रह गई। हाँ। नहीं तो अरे थोड़ी कसर से तो 10 साल खींच ले गए मनमोहन सिंह, तो वो थोड़ी कसक की तो बात जाने दीजिए, वो 1 नंबर से फेल तो फेल। अब जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अदर पिछड़ी जातियों को अपने साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे आप नहीं जीतेंगे। तो उसके लिए कोई आप लोग का मास्टर प्लान चल रहा है, कोई धरती पे कुछ काम चल रहा है, कैसे आप जोड़ रहे हैं, या ब्राह्मणों को आप अपनी ओर कैसे ले आना चाहेंगे, या आप ठाकुरों को कैसे ले आना चाहेंगे। देखिए, जातियां एक सत्य है, चुनावी राजनीति में एक सत्य है, इसको बच के बोला जाता है। लेकिन हम लोग जब मन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह का वाद विवाद नहीं है, तो किसी न किसी ढंग से आप लोगों को बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। 400 पार के ओपन नारे पे तो आप आ गए कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे, परसेप्शन क्रिएट हो गया और आप जीत गए। तो ये फ्लूक भी हो सकता है, आप घट भी सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ अभी तक, जैसे आप कहते हैं कि कार्यकर्ता और नेता बीजेपी के दर्शन नहीं होते हैं, मैं वास्तव में ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहता जो मैं बोल रहा हूँ। अब हम लोग के चैनल पे हम लोग के कोशिशों के बावजूद बीजेपी का प्रवक्ता आता नहीं। जब वो गायब हैं, आपने बताया, मैं मानता हूँ गायब है वो, जब वो अपनी बात नहीं कहने आएंगे तो भाई हमको ही कहनी पड़ेगी उनकी बात। जब वो आएंगे तो हम आपकी ओर से उनसे पूछेंगे। तो समय आएगा, वो भी आएंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन ये जो प्रदेश में हो रहा है, देश में हो रहा है,
जिससे जो है बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के अंदर बॉन्डिंग है और 14 साल के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच वैमनस्यता नहीं पैदा की जा सकती है। और ये जो है जिसके दिमाग में है कि वैमनस्यता पैदा हो गई है, वो भी ऐसी बात नहीं है। एक आम मुसलमान आम हिंदू एक है। एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे कहीं न कहीं डिवाइड है और जो डिवाइड बड़ी आसानी से जो है शीशे में धूल की तरह पोंछ के हटाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे यहाँ आने के लिए और हम आशा करते हैं कि आप जब भी आपके मन में कोई बात उठे या जब भी हमारे मन में कोई बात उठे हम आपको फ़ोन करें और आप जो है अपना हमारे यहाँ जो है अपने मन की बात दिल की बात कहिए और शुभकामनाएं आपको तो हम देंगे। जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा हम उसको शुभकामनाएं देंगे कि इस बार जीतिए। लेकिन जी बात समाप्त करने के पहले आपको धन्यवाद दूं, उसके पहले एक अंतिम बात जी 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 आपने जी सवाल किया कि आप कैसे आएंगे 27 में, और जी तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी भी चिंता थी और उस चिंता में आपका निहितार्थ ये था कि कहीं हम लोग अति आत्मविश्वास में तो नहीं। जी हमारे कार्यकर्ता हम पीढ़ी अभियान को लेकर के गांव-गांव में जा रहे हैं। जी प्रदेश के किसी भी कोने में किसी तरीके का सरकार की असफलता से, सरकार के निकम्मेपन से किसी तरीके का अन्याय अत्याचार हो रहा, उन सवालों को लगातार उठा रहे हैं सड़क से लेकर के संसद तक। जी और हम बूथ स्तर तक लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम सार्वजनिक तौर पे नहीं कहना चाहते। जी तो हमारी उम्मीद है कि 2027 में परिवर्तन होगा जी और इस परिवर्तन के माध्यम से फिर 29 आते आते दिल्ली में भी परिवर्तन होगा। ये अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। नहीं, आपकी अंतिम बात के पहले मेरा एक प्रश्न आएगा आप वो भी बोलिए। गुंडा राज तो नहीं लौटेगा? नहीं। और अतीक दोबारा पैदा होगा? देखिए, प्रश्न इस बात का है राजेश जी, मैंने एक शब्द परसेप्शन कहा था और आप भी उसको मान रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हिस्ट्री सीटर एमएलसी नहीं है? हैं, नाम लूं? मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी। क्या वो वॉशिंग मशीन है कि उनके यहाँ जो हिस्ट्री सीटर जाता है वो राष्ट्रभक्त हो जाता है, चरित्रवान हो जाता है? जी जी बिल्कुल। तो परसेप्शन बनाइए ना कि गुंडा राज नहीं आएगा। नहीं, मैं तो भाई हमारे नेता अखिलेश यादव जी तो आप जानते हैं, मैं बिल्कुल जानता हूं। शुरुआती दौर में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा भी हुआ है कुछ हाँ हटाया गया, आए हैं और उनको हाँ मना किया अखिलेश जी ने। तो अखिलेश यादव जी बहुत अलग सोच के नेता हैं जी। और अपराध के प्रति और गैर कानूनी गतिविधियों भाई जिनके कुत्ते से हाथ मिलवा दिया मुख्यमंत्री को, उसको धक्का दे के भगाने वाले अखिलेश यादव थे। तो अखिलेश यादव डीपी यादव को नहीं शामिल किया उन्होंने अपनी पार्टी में, गाजीपुर वालों को नहीं शामिल किया अपनी पार्टी में। बहुत अच्छे सिग्नल्स थे और अखिलेश के लास्ट 3-4 साल काम भी बहुत अच्छा हुआ। वही कह रहा हूँ कि जी प्रदेश के ढांचागत विकास के ऊपर अखिलेश बहुत अच्छा काम किया है, उनको आप एक विजनरी नेता कह सकते हैं। जी। और इन सारे सवालों पर जिन पर आप कह रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं और वो जीरो टॉलरेंस कहते हैं। हाँ। और हम आएंगे तो जीरो टॉलरेंस करके दिखाएंगे। मतलब कि अगर कोई अतीक जैसा सिर उठाएगा तो आप अपने वोट बैंक की परवाह नहीं करेंगे, वो मारा जाएगा। मैं किसी जाति और धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं कोई भी व्यक्ति जी अगर अपने बाहुबल के जरिए जी समाज को उत्पीड़ित करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ जो कानून होगा कार्रवाई होगी। बहुत हमारे नेता ने किया और करेंगे भी। बहुत आशा जगी आपकी बात से कि अगर आप लोग सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा और डरिएगा नहीं कि कुछ जो है योगी जी के किए किराए पे पानी फिर जाएगा। शायद सपा आएगी तो और बढ़िया करेगी, आमीन बोलेंगे, बस यही तो कर सकते हैं हम लोग। तो दर्शकों नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए और इतना समय लेने के लिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम लोग आपकी सेवा में लगातार लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।